जिसके लिए सरकार को अभी कुछ और मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक अगर आप महिला स्वास्थ्य की बात करेंगी तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत हम लेकर आए हैं, उसके माध्यम से 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज होता है हर परिवार का। उसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बीमार हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, चाहे महिला हो या पुरुष, हम उसके इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पैसे देते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो भारत में हमारी जो परंपरा है, हम जिस परंपरा के साथ, जिस परंपरा के जड़ों के साथ हम आगे बढ़े हैं, उस परंपरा में हमारे समाज में हम महिला को, जो हमारे घर की महिला होती है, जो माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, उसे हम घर का धुरी मानते हैं। तो जब हम घर के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो 101% हम पहले एक माँ, एक बहन, एक बेटी के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात किया कि कौन सी ऐसी समस्या है, तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश ज़रूर कर रही है और हम योजनाओं के माध्यम से उनको दूर कर रहे हैं। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टैबू मानते हैं। अगर मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करूं, मैं अगर माहवारी की बात करूं, तो ये सरकार की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में और परिवारों में हम अपने घर की बेटी, बच्ची को, महिलाओं को इन चीज़ों पर खुल के बात करने के लिए हम सप्रेस कर देते हैं। तो मेरा हर परिवार से ये आग्रह है कि आप अपने बच्चे के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने पत्नी, अपनी माँ के साथ बैठकर इन विषयों पर आप ज़रूर चर्चा करिए। बिल्कुल, क्योंकि स्वाति जी देखिए, बजट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि हेल्थ के सेक्टर में जो बजट आया है वो कम है। अगर पर पर्सन की अगर बात कर ली जाए तो वो 600 के लमसम है। तो ऐसे में इलाज, दवाइयाँ, जो बड़े बड़े जांच होते हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर वो इतने बजट में कैसे होगा। अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन आप लोगों के साथ, उन्होंने इस आंकड़े को पेश किया, लेकिन शायद वो भूल गए कि जब हम आयुष्मान कार्ड धारकों की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं। वो शायद ये भूल गए कि जब हम किसी पेंशन की बात करते हैं, चाहे वो विधवा पेंशन की बात करूं, दिव्यांगजन के पेंशन की बात करूं, या 60 साल के ऊपर वालों जो वृद्धा पेंशन है उसकी बात करूं, तो वो शायद इन चीज़ों को भूल गए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इसी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, हर महीने के 9 तारीख को उनकी जांच होती है। मैं ये भी बताना चाहूँगी, अभी बीजेपी के हमारे समीर भाई यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने इस बात को बताया कि उत्तर प्रदेश में 62 मेडिकल कॉलेजेस हम लोगों ने बना दिया और 62 मेडिकल कॉलेज में जाके बड़े बड़े पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वहाँ मुफ्त में इलाज होता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो हर जिले में जिला अस्पताल है। 75 जिले का, ये 75 जनपद का उत्तर प्रदेश है और उसमें 62 हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस बना दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भारत सरकार के बजट पे किस बात पे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? पहले मुझे लगता है कि उनको इस बजट की समीक्षा कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की पहले से चलती आ रही हैं, विच इज़ रिलेटेड विद हेल्थ, उसको ज़रूर वो कंसीडर करें। उसके बाद बात करेंगे कि हम पर पर्सन के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। स्वाति जी, बीजेपी में अब आपकी क्या भूमिका है? क्योंकि जिस तरीके से देखिए, आपको नहीं लगता कि बीजेपी 33% रिजर्वेशन की बात करती है, लेकिन महिलाओं को टिकट उतना नहीं मिला। 2022 की अगर मैं बात करूं तो आपका भी टिकट कट गया था। हाँ, मेरा भी टिकट कट गया था, लेकिन अगर मैं फिर थोड़ा पीछे जाइए 2017 की बात करूंगी तो 2017 में इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया था। मुझे लगता है हर वक्त हमें नकारात्मक पहलुओं पे बात नहीं करनी चाहिए, कभी कभी हमको सकारात्मक पहलुओं पे भी चर्चा करनी चाहिए। और मैं इस मंच से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक बार फिर इस बात को कह रही हूँ कि मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे उतनी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए, महिलाओं की लड़ाई को लड़ने के लिए और बेटियों की लड़ाई को लड़ने के लिए किसी ने अगर प्लेटफॉर्म देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ये ज़रूर है कि मेरे पास पार्टी का कोई दायित्व नहीं है, लेकिन मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और इसीलिए मुझे अभी, मैं लोकसभा चुनाव में मुझे उड़ीसा भेजा गया था, तो दायित्व तो मिल ही रहा है। हाँ, ये कहिए कि कोई नाम नहीं है उस दायित्व का। बीजेपी सरकार हमेशा महिलाओं को लेकर संवेदनशील रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
मुझे लगता है कि जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आज 33% रिजर्वेशन पे आ गए हैं तो सारे सवाल ही खत्म हो गए हैं। और एक सर्वे के विषय में मैं ज़रूर यहाँ आपके मंच पे चर्चा करना चाहूँगी कि जब सर्वे किया गया कि कौन सी ऐसी सरकार है पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का सबसे ज़्यादा किस पार्टी की सरकार पर सबसे ज़्यादा विश्वास है, तो महिलाओं ने सबसे ज़्यादा जो विश्वास जताया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जताया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि मेरी सरकार, जब भी सरकार बनी उन्होंने इस बात को बार बार कहा, इंसिस्ट करके कहा कि मैं इस देश की आधी आबादी को इसे समर्पित करता हूँ। जी बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि देखिए महिलाओं की अगर हम बात करें और जैसा कि आपने कहा कि हमेशा महिलाओं के लिए बीजेपी ने आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के ही हमेशा काम किया है। अल्पसंख्यक महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो क्या लगता है अल्पसंख्यक महिला जो हैं क्या वो खुश हैं बीजेपी पार्टी से या उनकी कार्यशैली से? पहले तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जब कोई योजना, हम विमेन ओरिएंटेड कोई योजना कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर जब हम कोई योजना ले आते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि अभी मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम किसी हिंदू महिला या किसी मुस्लिम महिला के आधार पर हम उसको वर्गीकृत नहीं करते हैं, हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। और मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष में शायद सबसे अंतिम पायदान पर कोई खड़ा था तो इस देश की महिलाएं खड़ी थीं, और उसको आगे लेकर आने का किसी ने काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर 3 तलाक खत्म करने से लेकर 33% रिजर्वेशन तक लेकर आए हैं। तो इसमें ना तो किसी हिंदू महिला की चर्चा करनी चाहिए, ना तो किसी मुस्लिम महिला की चर्चा करनी चाहिए। महिला महिला है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की है, और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी ने किया, हमारी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने किया। स्वाति जी, आप महिला हैं, बीजेपी नेता हैं, साथ ही साथ एक माँ भी हैं। कितने चैलेंजेस आते हैं जब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि लगातार मेरी आपसे बात होती रहती है तो आप लगातार बताती रहती हैं कि बड़े स्ट्रगल्स होते हैं, बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी वो सारी चीज़ें भी आप साझा करें। मुझे लगता है किसी भी वर्किंग विमेन को, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी पब्लिक सेक्टर में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर वो प्रोफेशनल लाइफ है उसका और साथ ही साथ एक पर्सनल लाइफ भी सभी का ही होता है, तो नो डाउट, क्योंकि आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाइए, आपको अपने घर को पैरेलली लेकर चलना पड़ता है, आपको अपने बच्चों को पैरेलली लेकर चलना पड़ता है, साथ ही साथ आपको जिस भी प्रोफेशन में है उसका भी काम आपको पैरेलली करना पड़ता है। और क्योंकि हम महिला हैं जी, तो हमसे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है कि पता नहीं, घर का काम तो ये बहुत अच्छे से कर लेगी, उसमें निपुण है, लेकिन हो सकता है कि ऑफिस का काम ठीक से ना कर पाए, कोई बाहर का काम, अगर उसको बाहर का काम हम दे रहे हैं तो वो शायद ठीक से ना कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि समाज में वो बदलाव आ रहा है। और मैं आज के बच्चों की बात करूंगी कि आज के जो बच्चे हैं हमारे समाज में, जो भी बच्चे हैं जो अभी अपने 11th 12th या ग्रेजुएशन में हैं, कॉलेज में हैं या नौकरी पा रहे हैं, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के बच्चे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इसी समाज में एक बदला हुआ स्वरूप ज़रूर देखेंगे, जहाँ पर महिलाओं के लिए घर से लेकर घर से बाहर, जब दरवाजे से हम बाहर कदम निकालते हैं तब भी शायद बहुत सवाल खड़े होते हैं। वो शायद इन बच्चों की वजह से जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं, शायद वो सवाल बहुत जल्दी खत्म हो जाए। बिल्कुल स्वाति जी, इसी से जुड़ा हुआ एक पर्सनल सवाल मेरा आपसे है। वो चैलेंजेस तो आपने भी फेस किया होगा जब आपने ये डिसाइड किया होगा कि मुझे अब राजनीति में जाना है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं के लिए राजनीति ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर आना एक चैलेंज होता है, एक दायरा सेट कर दिया जाता है। तो वो आपको, क्या वो दायरा आपके लिए भी था? क्या वो चैलेंजेस आपने भी फेस किए हैं? पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगी। देखिए, जहाँ तक आप राजनीति में आने की बात करेंगे, मैं शुरू से ही, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, शुरू से मैं वर्किंग रही। जहाँ तक राजनीति में आने की आप बात करेंगे तो मैं 96 से ही विद्यार्थी परिषद में मैंने काम शुरू किया था, 1996 से, और मेरे पास विद्यार्थी परिषद में प्रदेश सहमंत्री का दायित्व भी रहा जी। फिर उसके बाद शादी हुई, फिर मैं नौकरी करने लगी, एक गैप हो गया। 2016 में मैं दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स में आई
ऐसा कुछ सोच कर नहीं आई थी कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है। एक अपनी लड़ाई थी, एक मेरे परिवार की, मेरे अपने बच्चे की लड़ाई थी। उस लड़ाई को लेकर मैं सामने आई थी और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहयोग किया, इस देश का हर व्यक्ति जिसको लगा कि एक बच्ची पर वैसे डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे, देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो मीडिया से जुड़े हों, चाहे ना जुड़े हों, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो लोग मेरे साथ आके खड़े हुए। आज अगर मैं कहती हूँ कि अगर आज स्वाति सिंह बनी है तो उसमें समाज के हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है जी। लेकिन जहाँ तक आपने बोला कि एक पर्सनल सवाल कि आपको भी चैलेंजेस आए होंगे, तो वो मैं आपका इशारा मैं समझ गई थी कहाँ पर है। मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सोचकर कि जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहाँ से शुरू करके हम 33% रिजर्वेशन तक आ गए, लेकिन ये पर्सनल सवाल सिर्फ और सिर्फ एक महिला से ही होता है, किसी पुरुष से कोई पर्सनल सवाल नहीं करता है। तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति का, चाहे वो राजनीति में हो या राजनीति में नहीं हो, उसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है और किसी भी व्यक्ति को बताने का, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताने का, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा कुछ भी बताना। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वाति जी, आप यहाँ पर आई और आपने मंच पे हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। कुछ तीखे सवाल भी रहे जिनका आपने बड़ी बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया। समय का हवाला है, नहीं तो अभी हम आपको और आगे सुनते। तो ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद स्वाति जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।